हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं अनूप शर्मा और आज लेकर के आए आपके लिए एक बहुत बढ़िया सा टॉपिक, हीट ट्रांसफर यानी ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी। अब ये हीट ट्रांसफर होती क्या है? तो देखिए, ये हीट जहां पे ज्यादा टेम्परेचर होगा तो ज्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की तरफ हीट का जो फ्लो होगा इसको हम लोग कहते हैं हीट ट्रांसफर, यानी फेनोमेना ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर इज कॉल्ड हीट ट्रांसफर। अब इस हीट ट्रांसफर के अपने कुछ लॉज होते हैं। जैसे पहले जो हम लोग पढ़ते हैं हीट ट्रांसफर के लिए, उसे कहा जाता है कंडक्शन, यानी पहला क्या हो गया, कंडक्शन। दूसरा जो लॉ होता है वो हो गया भाई कन्वेक्शन। तीसरा क्या हो गया, रेडिएशन। तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो हीट ट्रांसफर में बेसिकली बात किसकी होगी, कंडक्शन प्रोसेस की। अब कंडक्शन प्रोसेस क्या होता है? तो देखिए, कंडक्शन प्रोसेस का मतलब यानी कोई भी मटेरियल, यानी देखिए कंडक्टर सॉलिड भी होंगे, लिक्विड भी होंगे और गैसियस भी होंगे, यानी वो मटेरियल जिनमें हीट फ्लो करती है। हीट क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो हीट जिनमें फ्लो करती है उन मटेरियल्स को हम लोग क्या कहते हैं, कंडक्टर। तो बेसिकली जो सॉलिड मटेरियल होते हैं जैसे मेटल, वो अच्छे कंडक्टर होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं, हीट के लिए भी, इलेक्ट्रिसिटी के लिए। इसके बाद में फिर लिक्विड कंडक्टर होते हैं। तो लिक्विड कंडक्टर जो होते हैं वो सॉलिड कंडक्टर के कंपैरिजन में कम अच्छे कंडक्टर होते हैं, यानी कम हीट को कंडक्ट करते हैं। और गैसियस कंडक्टर लाइक ए इंसुलेटर, ये सबसे पुअर कंडक्टर होते हैं हीट एनर्जी के। तो अभी हम लोग बात करेंगे हीट ट्रांसफर, और हीट ट्रांसफर में भी हम लोग बात करेंगे कंडक्शन प्रोसेस की। तो देखिए, कंडक्शन प्रोसेस का मतलब हमारे पास में मान लीजिए ये कंडक्टर है। अब ये कंडक्टर है तो इसमें ये मॉलिक्यूल्स होंगे छोटे छोटे। ये जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे, तो जब हम हीट एनर्जी इनको प्रोवाइड करेंगे यहाँ से, यानी यहाँ हीट एनर्जी प्रोवाइड करने का मतलब इसे हम रखेंगे हायर टेम्परेचर पे, और इधर क्या हो गया, ये लोअर टेम्परेचर हो गया। तो ये टेम्परेचर से ये जो मॉलिक्यूल है वो गेन करेंगे हीट एनर्जी। अब हीट एनर्जी इन्हें मिलेगी तो हर मॉलिक्यूल अपने एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करता है। अब इसे ये जब टेम्परेचर एब्जॉर्ब करेगा तो इसको हीट एनर्जी मिलेगी। हीट होती है एनर्जी। अब हीट एनर्जी मिलेगी तो ये वाइब्रेट करेगा। वाइब्रेट करेगा, बहुत वायलेंट हो जाएगा वाइब्रेशन में। तो वाइब्रेट करते करते क्या करेगा, अपने पॉइंट से अपना जो पड़ोसी मॉलिक्यूल होगा, पड़ोसी पार्टिकल जो होगा, उसको ये हीट एनर्जी यानी अपनी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम, ये सब ट्रांसफर करेगा। अब जब एनर्जी इधर ट्रांसफर हो गई तो यही काम ये मॉलिक्यूल करेगा और ये अपने नेबर मॉलिक्यूल को ट्रांसफर करेगा। फिर अगला अपने नेबर मॉलिक्यूल को ट्रांसफर करेगा। इस तरीके से ये एनर्जी ट्रांसफर होते होते दूसरे एंड पे पहुंच जाएगी। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कंडक्शन प्रोसेस। अब देखिए, इसे समझने के लिए यानी इसे पढ़ने के लिए थोड़ा और देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए, ये तो हो गया भाई कंडक्टर। अब ये कंडक्टर है, ये जो कंडक्टर हम लोगों ने यहाँ पे बना रखा है ये कंडक्टर हो गया। अब इस कंडक्टर को अगर हम यहाँ पे रखे कुछ टेम्परेचर पे, यानी ये हो गया भाई, ये टेम्परेचर हमने यहाँ पे रखा। तो जब इसे टेम्परेचर पे रखेंगे यानी इसे हम गर्म कर रहे होंगे, तो इसे जब गर्म कर रहे होंगे तो इन मॉलिक्यूल्स को हीट एनर्जी मिल रही होगी। अब ये हीट एनर्जी धीरे धीरे ट्रांसफर हो रही होगी। अब हीट एनर्जी ट्रांसफर हो रही होगी तो जब हीट एनर्जी पहले फिर दूसरे मॉलिक्यूल को, फिर तीसरे मॉलिक्यूल को, फिर चौथे मॉलिक्यूल को, इस तरीके से ट्रांसफर होके जा रही होगी। अब यहीं पे इसे हम हीट कर रहे हैं तो ये हो गया, ये एंड जो आपको दिख रहा है ये हायर टेम्परेचर पे हो गया और हीट इधर फ्लो करके जा रही है। तो ये इधर की तरफ टेम्परेचर धीरे धीरे क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। अब इधर टेम्परेचर कम हो गया, यानी यहाँ का टेम्परेचर है मान लो T1, तो यहाँ का टेम्परेचर क्या हो गया T2, और यहाँ T1 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन T2।
तो इस तरीके से हीट एनर्जी धीरे धीरे फ्लो करके जा रही होगी। अभी हीट एनर्जी फ्लो करके जा रही है, तो इस पॉइंट का टेम्परेचर अगर हम कह दें 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो यहाँ फिर क्या होना चाहिए 40 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर क्या होना चाहिए 30 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी जिस डायरेक्शन में हीट एनर्जी फ्लो करती है उस डायरेक्शन में टेम्परेचर धीरे धीरे कम होता है। समझ गए भाई। अब अगर यहाँ अभी भी हम गर्म करते जा रहे हैं, तो अभी इसका टेम्परेचर इस पॉइंट का था 50 डिग्री सेंटीग्रेड, अब मान लीजिए 60 हो गया। जहां 40 था उसका इंक्रीज होके 50 हो गया। अब जहां 30 था मान लो वो इंक्रीज होकर के 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो रहा। इसका मतलब यहाँ पे जब हीट फ्लो करके जा रही है तो टेम्परेचर भी धीरे धीरे राइज कर रहा है। एक कंडीशन आएगी, उस कंडीशन में कि फिर हम इसको कितना भी गर्म करते रहें, कितना भी हीट करते रहें, लेकिन इसका टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, फर्दर इंक्रीज नहीं करेगा। तो जब हम इसे यहाँ से गर्म कर रहे होंगे, हीट कर रहे होंगे, तो ये तो हाई टेम्परेचर पे हो गया और T1 क्या हो गया कांस्टेंट। तो यहाँ भी टेम्परेचर जो भी था, मान लीजिए यहाँ टेम्परेचर कितना था 60, और वो कांस्टेंट रहता है, फर्दर चेंज नहीं होता है विद रेस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ टेम्परेचर कितना था 50, वो भी कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ वाला जो टेम्परेचर था वो भी कांस्टेंट रहता है, इंक्रीज नहीं हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, चेंज नहीं हो रहा है। तो हम कहेंगे अब आ गई स्टडी स्टेट। तो ये हो गई स्टडी स्टेट। तो स्टडी स्टेट समझ गए होंगे, जब यहाँ पे रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट एनर्जी कांस्टेंट हो जाएगा तो टेम्परेचर हर पार्ट का होगा तो डिफरेंट होगा, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा होगा इस तरीके से। तो टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा होगा, बट जो जिस पॉइंट का टेम्परेचर था वो क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा। तो इस प्रोसेस को फिर हम लोग कहेंगे स्टडी स्टेट। क्या कहेंगे इसे? स्टडी स्टेट। तो हमारे जो भी लॉज हैं थर्मल कंडक्शन के लिए, हीट ट्रांसफर के लिए, वो सारे के सारे एप्लीकेबल हैं स्टडी स्टेट के लिए। तो हम जो भी बात करेंगे वो स्टडी स्टेट की होगी। और स्टडी स्टेट का मतलब यहाँ से जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट एनर्जी है, यानी हीट एनर्जी पर यूनिट टाइम जो फ्लो कर रही है वो कांस्टेंट रहेगी, ना कम होगी ना ज्यादा होगी। तो ये बात हो गई स्टडी स्टेट की। अब यहाँ थोड़ा सा और देखते हैं हम लोग। जैसे अभी हम लोगों ने ऐसे ये कंडक्टर बना डाला, फिर हमने कह दिया यहाँ तो टेम्परेचर है T1, या यहाँ का टेम्परेचर चलिए कुछ एज्यूम कर लेते हैं, हो गया 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ कितना हो गया, मान लीजिए 60 हो गया, यहाँ क्या हो गया 40 हो गया, यहाँ कितना हो गया 20 हो गया। तो देखिए टेम्परेचर यहाँ कंटिन्यूअसली क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। अब टेम्परेचर इधर धीरे धीरे डिक्रीज होता जा रहा है, लेकिन इन पॉइंट्स के जो टेम्परेचर है वो क्या है, सब कांस्टेंट। तो यहाँ जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट एनर्जी होगा, यानी Q अपॉन T, वो क्या रहेगा, हर जगह कांस्टेंट रहेगा। या Q अपॉन T क्या, हीट एनर्जी जो फ्लो कर रही है, फ्लो का जो रेट है वो रेट यहाँ पर भी क्या रहेगा, उतना ही रहेगा। और यहाँ पर भी हीट एनर्जी का रेट वही होगा Q अपॉन T। तो इस तरीके से ये रेट हो गया कांस्टेंट, और टेम्परेचर इसमें धीरे धीरे क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। जैसे जैसे इस हाई टेम्परेचर से हम इधर बढ़ेंगे, डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, डिस्टेंस बढ़ती जाएगी तो टेम्परेचर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। अब टेम्परेचर कम होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, तो यहाँ टेम्परेचर क्या होगा, मिनिमम, और ये हो गया हाई टेम्परेचर पे। बट रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट एनर्जी, यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट एनर्जी जिसे हम लोग H से डिनोट करते हैं, और इसे हम लिखेंगे dQ अपॉन dt। तो ये जो dQ अपॉन dt है, ये है रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट एनर्जी, और ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। अब इस H की अगर हम यूनिट लिखना चाहें तो एनर्जी अपॉन टाइम है, तो यूनिट क्या होगी, जो पावर की यूनिट होती है, यानी ये हो गई वॉट। तो यहाँ dQ अपॉन dt क्या हो गया भाई, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट एनर्जी, यानी ये लाइक पावर हो गया।
इसे हम लोग एक और नए नाम से जानते हैं और कहते हैं इसको हीट करंट। इसे हम लोग अपनी समझने के लिए, आसानी के लिए एक नया नाम दे लेते हैं, हीट करंट। तो हीट करंट क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट एनर्जी। और फिर कहेंगे इन स्टेडी स्टेट रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट एनर्जी थ्रू आउट कंडक्टर रिमेन कांस्टेंट। इतनी बात समझ गए। अब हम लोग बात करते हैं मैकेनिज्म क्या है हीट के फ्लो होने का। तो यहाँ पे हीट के फ्लो होने की अगर बात किया जाए तो ये हो गया भाई कंडक्टर। अब इस कंडक्टर में अगर हम कहें कि यहाँ पे टेम्परेचर है देखो T1 और यहाँ पे टेम्परेचर क्या है भाई T2 और T1 है यहाँ पे ग्रेटर देन T2। अब T1 है ग्रेटर देन T2 तो इस डायरेक्शन में टेम्परेचर धीरे धीरे क्या होता जाएगा? कम, जैसे हम लोगों ने बातचीत की है। अब यहीं पे अगर हम चले इसको स्क्वायर कंडक्टर मान लेते हैं, सर्कुलर यानी रॉड मान लेते हैं। तो अगर इसको हम रॉड मान लें यहाँ से तो जो हीट यहाँ से फ्लो करके जा रही होगी H, वो क्या हो गई? dQ अपॉन dt। अब ये हाई टेम्परेचर पे है तो यहाँ पे जितने भी क्रॉस सेक्शन होंगे इन सारे क्रॉस सेक्शन का टेम्परेचर क्या होगा? कांस्टेंट। अब इनका टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, यहाँ पे जो भी टेम्परेचर होगा वो कांस्टेंट होगा। तो इस एरिया को हम लोग कहते हैं आइसोथर्मल सरफेस। आइसोथर्मल सरफेस कहते हैं। अब जो हीट एनर्जी यहाँ पे फ्लो करेगी वो इन आइसोथर्मल सरफेस के परपेंडिकुलर ऐसे फ्लो करेगी। समझ गए? इस तरीके से ये आइसोथर्मल सरफेस हो गए। आइसोथर्मल सरफेस यानी सरफेस, ऐसी सरफेस जिसका टेम्परेचर कांस्टेंट हो और हीट ट्रांसफर होती है हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। तो यहाँ जो भी हीट एनर्जी है वो सरफेस के परपेंडिकुलर फ्लो करेगी, सरफेस के पैरेलल फ्लो नहीं करेगी। अब देखिए ऐसे हमने दो सरफेस ले लिया और इन दोनों सरफेस के बीच में ये जो सेपरेशन है इसको हमने कह दिया dx। यहाँ टेम्परेचर T है तो अब हमें पता चल गया कि यहाँ टेम्परेचर क्या होना चाहिए? T से थोड़ा सा कम होना चाहिए। अब ये T से थोड़ा सा कम होना चाहिए तो जो हम लिखेंगे यहाँ चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर अपॉन चेंज इन डिस्टेंस, चेंज इन डिस्टेंस, इस बात को कहते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट। यानी चेंज इन टेम्परेचर पर यूनिट चेंज इन डिस्टेंस इज कॉल्ड टेम्परेचर ग्रेडियंट। और यहाँ अगर हम टेम्परेचर ग्रेडियंट की बात करें तो जो टेम्परेचर ग्रेडियंट है वो हो गया माइनस dt अपॉन dx, माइनस dt अपॉन dx। तो माइनस dt अपॉन dx हो गया टेम्परेचर ग्रेडियंट। माइनस यानी अगर हम यहाँ टेम्परेचर और x के लिए ग्राफ बनाते, x क्या है मान लीजिए, ये डिस्टेंस है या कंडक्टर की लेंथ है, इसके लिए अगर हम ग्राफ बनाते तो ये ग्राफ हमारा ऐसे बनना चाहिए। यानी इसका स्लोप क्या है भाई? नेगेटिव है। यही नेगेटिव स्लोप जो है वो टेम्परेचर ग्रेडियंट है। यानी जब हीट फ्लो कर रही होगी तो टेम्परेचर हीट की डायरेक्शन में क्या होता है? डिक्रीज होता है, कम होता जाता है। तो इस तरीके से टेम्परेचर डिक्रीज होगा। बात समझ में आ गई? अगर x वर्सेस t का आप ग्राफ बना लें या आप ऐसे सोचो हम यहां से इसका उल्टा ग्राफ बनाने की कोशिश करें। आप उल्टा ग्राफ बना रहे होंगे तो इधर जब जाएंगे तो टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ेगा। अब इधर जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो फिर इसके लिए हम लोग ऐसे भी ग्राफ बना सकते हैं, इस तरीके से। यानी यहाँ पे क्या हो गया? टेम्परेचर T2 हो गया। अब धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और बढ़ करके फिर क्या हो जाएगा भाई? टेम्परेचर T1 के बराबर हो जाएगा इंक्रीज होके। x यहाँ पे क्या है? 0 है। अब धीरे धीरे भी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। तो अगर T2 से T1 की तरफ आप जा रहे हैं तो स्लोप पॉजिटिव भी हो जाएगा। यानी ये जो स्लोप है, स्लोप क्या हो गया? टेम्परेचर और x का dt अपॉन dx,
वो जो स्लोप है यही है टेम्परेचर ग्रेडियंट। इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे देखते हैं फिर। तो ये हो गया भाई अपने पास कंडक्टर, और इस कंडक्टर में हमने यहाँ पे ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया दिख रही है इसकी ये हो गई A, यहाँ टेम्परेचर हो गया T1, यहाँ टेम्परेचर हो गया T2। अब अगर इतने से पार्ट की हम लोग बात करें तो यहाँ पे टेम्परेचर अभी हमने लिख रखा है T, और यहाँ क्या हो गया T माइनस dt, और इतनी सी डिस्टेंस को हमने लिखा है भाई dx। तो dt अपॉन माइनस dt अपॉन dx क्या हो जाएगा यहाँ पे टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो यहाँ जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट एनर्जी होगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट एनर्जी, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट एनर्जी होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। यानी इस कंडक्टर की ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको दिख रही है इसके क्या होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और क्या होगा, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट एनर्जी होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ग्रेडियंट, यानी माइनस dt अपॉन dx। और होती है रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी, तो ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट एनर्जी क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ग्रेडियंट। अब इन्हें अगर हम कंबाइन करके लिखें तो ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट एनर्जी हो गया भाई प्रोपोर्शनल टू A माइनस dt अपॉन dx। प्रोपोर्शनल साइन को अगर हम यहाँ से हटाते हैं तो फिर इसकी जगह पे एक कांस्टेंट वैल्यू इस्तेमाल करेंगे, और ये हो गया भाई dt अपॉन dx। तो dt अपॉन dt हो गया माइनस ka dt अपॉन dx। माइनस साइन इंडिकेट इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट, टेम्परेचर डिक्रीज होगा, माइनस dt अपॉन dx। अब यहाँ पे देखिए जो dq अपॉन dt है, इस dq अपॉन dt को हम लोग कहते हैं हीट करंट यानी H। तो ऐसे भी लिख सकते थे भाई H इज इक्वल टू माइनस ka dt अपॉन dx, या H dx इज इक्वल टू माइनस ka dt। अब इस dt को अगर इंटीग्रेट कर ले हम T1 से T2 और x को इंटीग्रेट कर ले 0 से L। L क्या चीज है, यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो गई 0, और टोटल लेंथ यहाँ तक आ गई तो x इज इक्वल क्या हो गया L। तो यहाँ से मिल गया देखो हमको HL इज इक्वल टू KA और T1 माइनस T2 अपॉन में हो गया L, सॉरी। तो ये हो गया भाई, और इसी को अच्छा लिखें तो ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट एनर्जी हो गया KA अपॉन L T1 माइनस T2। तो ये हो गया रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट एनर्जी। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। और देखते हैं इसको थोड़ा सा। तो अभी अभी हम लोगों ने लिखा रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट एनर्जी, ये होना चाहिए KA T1 माइनस T2 अपॉन में हो गया L। तो ये है हीट एनर्जी यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट एनर्जी। अभी अभी हमने लिखा था dq अपॉन dt को h कहते हैं, तो dq क्या होगा फिर कहेंगे h dt होना चाहिए, यानी q इज इक्वल क्या होगा, तो ये हो गया h इंटू टी। तो कितनी हीट फ्लो कर जाएगी, तो ये हो गया ka अपॉन l T1 माइनस T2 इंटू टाइम। तो ये t टाइम में इतनी हीट एनर्जी फ्लो करके, या इस कंडक्टर में, ये जो कंडक्टर आपको दिख रहा है इस कंडक्टर में इतनी हीट एनर्जी फ्लो करके जाएगी, जिसकी ये क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गई A, लेंथ हो गई L, और इसके मटेरियल की कंडक्टिविटी है K, यहाँ टेम्परेचर T1 तो ये हो गया T2, और इस डायरेक्शन में हीट फ्लो करेगी। तो ऐसी कंडीशन के लिए इस फार्मूले को टी टाइम में कितनी हीट फ्लो करेगी, तो इस फार्मूले का इस्तेमाल कर लेंगे। किस रेट से यानी पर सेकेंड कितनी हीट फ्लो कर रही है, तो वो इस फार्मूले से हमको मिल जाएगी। तो ये अभी जो हमने यहाँ टर्म लिख रखा है K,
इस के को कहते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी तो के हो गया भाई थर्मल कंडक्टिविटी। अब अगर आप के जानना ही चाहते हैं क्या होगा तो ये हो गया, फिर देखो क्यू एल अपॉन टी हो गया और ये हो गया ए और साथ में हो गया T1 माइनस T2। तो अब Q अपॉन टी तो हो गया भाई वॉट, ये हो गया भाई वॉट, फिर हमने लिख दिया भाई मीटर, अपॉन में हो जाएगा मीटर स्क्वायर और डिग्री सेंटीग्रेड। तो मीटर से एक मीटर भी कट जाएगा, यानी के की जो यूनिट है वो के की यूनिट आपको मिलेगी यहां से, के की यूनिट हो गई वॉट पर मीटर डिग्री सेंटीग्रेड। वाट पर मीटर डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये हो गया के की भाई यूनिट। अब अगर आप के के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना चाहे तो वो भी लिख सकते हैं। वॉट क्या हो गया जूल अपॉन टाइम, तो वर्क क्या हो गया भाई ml2 और वॉट का डायरेक्ट लिख देते हैं T-3। अपॉन में क्या हो गया भाई एल हो गया और ये हो गया थीटा। तो भाई एम एल T-3 और थीटा-1 ये हो गया के का डायमेंशनल फार्मूला। के इज नोन एज थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल। थर्मल कंडक्टिविटी हर मटेरियल की डिफरेंट डिफरेंट होगी, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है, ये कंडक्टर की शेप एंड साइज पे डिपेंड नहीं करती है। यानी अब ये पेन आपको दिख रहा है, अगर ये आयरन का है तो इसकी भी कंडक्टिविटी वही होगी। अगर इतना बड़ा सा कोई रॉड लेकर के आ जाए, पेन से कई गुना बड़ा रॉड हो और वो भी अगर आयरन का है तो उसकी भी कंडक्टिविटी वही होगी। लेकिन अगर हम आयरन से चेंज करके एल्युमिनियम की तरफ चले जाए तो फिर इसकी कंडक्टिविटी चेंज हो जाएगी। कंडक्टिविटी सॉलिड मटेरियल की इसलिए ज्यादा होती है, यानी थर्मल कंडक्टिविटी सॉलिड मटेरियल की ज्यादा होती है। ज्यादा इसलिए होती है क्योंकि सॉलिड मटेरियल में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिस टेम्परेचर बढ़ने की वजह से उनकी स्पीड बढ़ जाती है। क्योंकि आपने पढ़ा होगा ना थर्मल स्पीड, तो ये जो थर्मल स्पीड होती है √3kT/m, क्योंकि जो बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करते हैं, जो हीट आसानी से ट्रांसफर हो जाती है। तो थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड मटेरियल इज मोर देन लिक्विड मटेरियल एंड मोर देन गैसियस मटेरियल। तो सबसे ज्यादा थर्मल कंडक्टिविटी सॉलिड मटेरियल की होगी। तो ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। और देखते हैं इसको फिर तो अभी अभी हमने देखिए ये बना लिया ऐसे एक कंडक्टर यहाँ पे बनाया है, अभी इसको आसानी से समझने की बात करते हैं। थर्मल कंडक्टिविटी के हो गई, यहाँ टेम्परेचर T1 है और यहाँ टेम्परेचर T2 है और ये हो गई इसकी लेंथ। तो अब इस पे जो हीट फ्लो कर रही होगी, इस H को, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं H, और H को हमने क्या कहा था हीट करंट। अब यहाँ T1 माइनस T2 दिख रहा है, तो T1 माइनस T2 को हम लोग डेल्टा T कह सकते हैं। डेल्टा T क्या होगा यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस होगा। इतनी बात समझ गए। अब थोड़ा सा लौट के हम इधर आ गए। फिर मैंने कहा ये वही कंडक्टर है अपने पास और इस कंडक्टर की जो लेंथ है ये भी L है। इसके क्रॉस यहाँ पे हमने कहा पोटेंशियल V1 है, यहाँ पोटेंशियल क्या हो गया V2। तो ये V1 और V2 क्या है भाई, V1 एंड V2 ये है पोटेंशियल। अब आप लोगों ने ओम्स लॉ पढ़ा होगा, तो ओम्स लॉ में रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, इसको हम लोग क्या कहते हैं, यानी dQ/dt हम लोग ओम्स लॉ में पढ़ते थे रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, जिसे कहते थे करंट। यहाँ पे अगर हम लिखे V1 माइनस V2 तो ये होगा डेल्टा V, इसको कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल
डिफरेंस। तो ये हो गया भाई पोटेंशियल डिफरेंस। अब इन दोनों को अगर कंपेयर करें तो H क्या हो गया, हीट करंट, तो dQ अपॉन dt क्या हो गया, करंट। करंट क्यों फ्लो करता है, तो हम लोगों ने ओम्स लॉ में पढ़ा होगा कि डेल्टा V प्रोपोर्शनल टू I या V इज इक्वल टू IR, यानी डेल्टा V प्रोपोर्शनल टू I, तो डेल्टा V इज इक्वल क्या होता है IR, जिसमें R क्या चीज है, तो कहते थे ये तो रेजिस्टेंस है। एग्जैक्टली अगर हम लोग यहाँ पर भी वही काम करें तो यहाँ पर भी हम लोग काम कर सकते हैं कि टेम्परेचर डिफरेंस क्या होना चाहिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट करंट यानी H। तो डेल्टा T प्रोपोर्शनल क्या होना चाहिए, HR। तो R क्या होना चाहिए, R हो गया भाई थर्मल रेजिस्टेंस, जो हो गया डेल्टा T। डेल्टा T है चेंज इन टेम्परेचर, यानी डेल्टा T अपॉन H। यहां पर भी देखिए मिल गया R। इस R को हम लोग क्या कहेंगे, थर्मल रेजिस्टेंस। देखिए दोनों एग्जैक्टली सेम है। अगर हम यहां से कंपेयर कर लें, क्योंकि 10th में हम लोगों ने पढ़ा था, 12th में भी पढ़ लेंगे, तो वहां से अगर इनको कंपेयर करें तो ये दोनों को समझना आसान हो जाता है। एक टॉपिक पढ़ेंगे दूसरे में काम आ जाएगा। तो ये बात आप समझ गए। अब अभी अभी हमने यहाँ पे जो लिखा था हीट करंट के लिए, जो हमने फॉर्मूला इस्तेमाल किया था, वो हीट करंट के लिए फॉर्मूला था KA अपॉन L इंटू डेल्टा T। तो यही जो डेल्टा T अपॉन H है ये हो जाएगा फिर L अपॉन KA, और L अपॉन KA क्या हो गया, थर्मल रेजिस्टेंस। समझ गए भाई, L अपॉन KA क्या हो गया, थर्मल रेजिस्टेंस। यहां पर भी हम लोग कहते हैं कि ये कंडक्टर की एरिया हो गई, पोटेंशियल डिफरेंस या डेल्टा V हो गया, करंट इस पे I हो गया, करंट इस पे हो गया I, तो डेल्टा V अपॉन I यानी डेल्टा V अपॉन I इज इक्वल क्या हो गया, R हो गया। अब अगर इस मटेरियल की रेजिस्टिविटी है रो, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, रो L अपॉन A। एक चीज और है, सिग्मा एक टर्म होता है, इसको कंडक्टिविटी कहते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। और ये जो सिग्मा होता है वो होता है रेसिप्रोकल ऑफ सिग्मा, कंडक्टिविटी इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी, यानी रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। तो इसके बेस में अगर इस रेजिस्टेंस को हम लिखें तो ये भी होगा L अपॉन सिग्मा ए। तो L अपॉन सिग्मा ए ये देखिए इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है, L अपॉन के ए क्या हो गया, थर्मल रेजिस्टेंस, के है यहाँ पे थर्मल कंडक्टिविटी, और सिग्मा क्या हो गया भाई, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। यानी ये दोनों ही चीजें क्या है, बिल्कुल सेम है एग्जैक्टली, और ये दोनों ही बिल्कुल एग्जैक्टली क्या है, सेम। तो इन दोनों को हम आपस में कंपेयर कर सकते हैं, जब चाहे जहां चाहे, अपने न्यूमेरिकल के लिए इन्हें कंपेयर करके इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे थोड़ा सा। तो ये हो गया, देखिए भाई कंडक्टर। अब हमें यहाँ पे मान लीजिए कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है, यहाँ का टेम्परेचर पता है हमको, यहाँ का टेम्परेचर पता है, तो हम डेल्टा T यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं, T1 माइनस T2। लेंथ इसकी L है, मटेरियल की कंडक्टिविटी K है, तो इसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, L अपॉन K है। अब हमें हीट करंट निकालना है, तो डेल्टा T अपॉन R होना चाहिए। डेल्टा T क्या हो गया, T1 माइनस T2 हो गया, R कितना हो गया, L अपॉन KA हो गया। तो ये आ गया देखो KA अपॉन L और T1 माइनस T2। तो इस तरीके से हम लोग इस फार्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। बट पोटेंशियल डिफरेंस की जगह पे क्या लिखना होगा, टेम्परेचर डिफरेंस। थर्मल रेजिस्टेंस L अपॉन K होता है, एग्जैक्टली सेम एज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, क्योंकि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस अभी अभी हमने आपको बताया कि R इज इक्वल होता है रो L अपॉन A,
या इसी को लिखते हैं एल अपान सिग्मा ए। रो को क्या कहते हैं? रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी। और सिग्मा को कहते हैं कंडक्टिविटी। और यहाँ थर्मल में इसको क्या कहते हैं? के से डिनोट करते हैं। तो है ना, दोनों बिल्कुल सेम सी बातें हैं। तो पढ़ना तो हमको आज की डेट में ये है, बट कंपेयर करते रहेंगे हम इलेक्ट्रिकल कंडक्शन से। समझ गए भाई? इतनी बात क्लियर हो गई। अब इतनी सी बात क्लियर हो गई तो और देखते हैं, फिर थोड़ी कुछ और बातें करते हैं। तो अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे अभी जितना समझे समझ में आ गया। इसके बेस पे एक लॉ है वाइडमैन फ्रेंच लॉ। अब वाइडमैन फ्रेंच लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखिए, जब ये हीट एनर्जी फ्लो कर रही है, कोई कंडक्टर है, अब इस कंडक्टर में अगर हम कह रहे हैं कि ये हीट एनर्जी फ्लो करेगी, तो हीट एनर्जी फ्लो करेगी। तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे एक लॉ, जितना हम लोगों ने पढ़ा अभी थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, उसी के बेस पे पढ़ते हैं हम लोग वाइडमैन फ्रेंच लॉ। वाइडमैन फ्रेंच लॉ के अकॉर्डिंग अगर ये कंडक्टर है, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी के है, और इसी मटेरियल की अगर हम कहें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है सिग्मा, थर्मल कंडक्टिविटी के, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सिग्मा। तो जिस मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का रेशियो एट गिवन टेम्परेचर T अगर ये कांस्टेंट है, तो ये यानी क्या हो गया भाई? वाइडमैन फ्रेंच लॉ। वाइडमैन फ्रेंच लॉ के अकॉर्डिंग रेशियो ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल टू इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल एट गिवन टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। अब अगर कोई मटेरियल हीट एनर्जी का गुड कंडक्टर है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी गुड कंडक्टर होगा। जैसे सिल्वर का नाम सुना होगा, सिल्वर। अब सिल्वर थर्मल कंडक्टर भी अच्छा है, हीट के लिए भी अच्छा कंडक्टर है, तो इलेक्ट्रिसिटी का भी अच्छा कंडक्टर होगा। लेकिन अगर हम बात करें पोर्सिलेन मटेरियल की, तो पोर्सिलेन जो है थर्मल कंडक्टिविटी उसकी बहुत कम होती है, यानी हीट एनर्जी के लिए वो क्या हो गया? एक बैड कंडक्टर हो गया, पुअर कंडक्टर हो गया हीट एनर्जी का। तो फिर इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी क्या होगा? पुअर कंडक्टर होगा। यानी वो सारे मटेरियल जो हीट एनर्जी के लिए गुड कंडक्टर होंगे, हीट के लिए गुड कंडक्टर होंगे, वो इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी गुड कंडक्टर होंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू वाइडमैन फ्रेंच लॉ रेशियो ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी टू इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एट गिवन टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। तो ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। और थर्मल कंडक्टिविटी के लिए एक दूसरा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया इंजन हाउस में। तो इंजन हाउस एक्सपेरिमेंट यानी इन्होंने क्या किया कि बहुत सारी आइडेंटिकल मेटल रॉड ले ली, बहुत सारी आइडेंटिकल, यानी जिनकी लेंथ, विड्थ, क्रॉस सेक्शनल एरिया सब इक्वल था, बट सारी रॉड डिफरेंट मटेरियल की थी। अब डिफरेंट मटेरियल की थी तो थर्मल कंडक्टिविटी तो अलग होगी, यानी उन सब की थर्मल कंडक्टिविटी क्या थी? वो भी डिफरेंट थी। अब थर्मल कंडक्टिविटी डिफरेंट थी, फिर उन्होंने किया एक टब लिया और टब में बिल्कुल बॉइलिंग वाटर लिया, यानी यहाँ पे जो पानी भर रखा था उसको बिल्कुल बॉईल कर दिया इसे इस तरीके से 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब जब इसे बॉईल कर दिया, फिर इसमें इन्होंने जो है अपनी सारी रॉड्स को एक एक एंड यहाँ पे उन सब के टच करवाए, लेकिन इन रॉड में उन्होंने किया वैक्स लगा रखा था। इन रॉड में आइडेंटिकल रॉड से और इन आइडेंटिकल रॉड्स में उन्होंने वैक्स लगाया। वैक्स लगाने के बाद रॉड के एक एक एंड को हॉट वाटर के साथ कनेक्ट करके रख दिया, टच करके। अब टच करके रख दिया तो यहाँ पे देखिए टेम्परेचर है, हायर टेम्परेचर हो गया। यहाँ क्या हो गया? सबके लिए लोअर टेम्परेचर, यानी इक्वल टेम्परेचर कंडीशन हो गई। आइडेंटिकल है तो इनकी क्रॉस सेक्शनल एरिया भी क्या होगी? सेम होगी। अब
मटेरियल इनके डिफरेंट डिफरेंट है, तो इनकी थर्मल कंडक्टिविटी भी क्या होगी, डिफरेंट डिफरेंट होगी। अब डिफरेंट डिफरेंट होगी तो जो यहाँ पे इन रॉड्स में रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट एनर्जी होगा वो भी डिफरेंट होगा। अब रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट एनर्जी डिफरेंट होगा तो जो इनमें वैक्स लगा हुआ है, वैक्स, वो वैक्स मेल्ट होगा, हीट फ्लो करेगी, रॉड गर्म होगी, रॉड गर्म होगी तो वैक्स मेल्ट होगा। अब वैक्स मेल्ट होगा तो मेल्ट होने लगा जो वैक्स, तो इन्होंने कहा कि थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द लेंथ इन विच वैक्स इज मेल्टेड। यानी वैक्स कितनी लेंथ तक मेल्ट कर गया वो लेंथ चाहिए, रॉड की पूरी लेंथ नहीं। अब ये हमको ये दिख रहा हमको 1 मीटर, लेकिन अब यहाँ जो वैक्स मेल्ट हुआ वो मान लीजिए 50 सेंटीमीटर हुआ, किसी में 60 सेंटीमीटर हुआ, किसी में 30 सेंटीमीटर तक वैक्स मेल्ट हुआ। तो जो थर्मल कंडक्टिविटी जिसकी ज्यादा होगी उसमें वैक्स भी ज्यादा लेंथ तक मेल्ट करेगा। तो थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर या के अपॉन एल स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये रिजल्ट उन्होंने निकाल के रखा जिसे हम लोग न्यूमेरिकल में इस्तेमाल करेंगे। K1 अपॉन L1 स्क्वायर इज इक्वल K2 अपॉन L2 स्क्वायर इज इक्वल टू K3 अपॉन L3 स्क्वायर वगैरह वगैरह। तो इस तरीके से हम लोग थर्मल कंडक्टिविटी रॉड्स की कंपेयर करेंगे। तो ये था कंडक्टिविटी प्रोसेस। बाकी रिमेनिंग इसका जो बचा हुआ मटेरियल है, कंडक्टर के कॉम्बिनेशंस वगैरह, जंक्शन टेम्परेचर, ये सारी बातें हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।